हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर में उपिंदर सिंह के अंदर हम बात करेंगे कैसे इंडियन स्टोन एज को क्लासिफाई करा जाता है। अब ये टॉपिक आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इसको आप 6 क्लास से, जब से आपने हिस्ट्री शुरू करी है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर हम एकदम पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो वो स्टोन एज से शुरू होती है। और उसको क्लासिफाई करने के जो तरीके होते हैं, जो नेम होते हैं, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन होती है। फिर बीच में एक जब माइक्रो टूल्स जब इंसान बनाने लग गए थे तो उसको हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर 3 नाम है, 3 एज सिस्टम, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये वाला जो आइडिया है, ये स्टोन टूल्स की एज को क्लासिफाई करने के लिए नाम दिए जाते हैं। इसके बाद आप जानते हो, जैसे ही स्टोन एज का सिलसिला ख़त्म होता है, कुछ गैप आता है, उसके बाद शुरुआत होती है ब्रॉन्ज एज की। ब्रॉन्ज एज किसको बोलते हैं हम? ब्रॉन्ज एज हम बोलते हैं आईवीसी को, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हो। और आईवीसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं? मोहिंजो डारियन सिविलाइजेशन, लोथल सिविलाइजेशन, धौलावीरा सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड अमंगस्ट ऑल द साइट्स ऑफ आईवीसी। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है आयरन एज का। और आयरन एज के बारे में आप जानते हो, ये जो शुरुआत होती है आयरन एज की, यहाँ से फिर हमारे एम्पायर्स, महाजनपद वगैरह बनना शुरू होते हैं। और आयरन एज के बाद जैसे आयरन डिस्कवर होता है और आयरन एज की शुरुआत होती है उसके साथ, तो जंगलों वगैरह को क्लियर करके एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पर होने लगा था। कुछ लोग पावर में आए थे। फर्स्ट दे क्रिएटेड जनपद, देन महाजनपद, और हमें पहला एक पैन इंडिया एम्पायर देखने को मिलता है इसी के साथ, डैट इज मौर्यन एम्पायर। तो ये ब्रॉडली राइटर ने यहाँ पर आपको एक लाइन में बता दिया कि हिस्ट्री कैसे चलती है। ये जो आइडिया है स्टोन एज का, ब्रॉन्ज एज का और आयरन एज का हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से क्लासीफाई करने के लिए, इसको सबसे पहले लेट 18 सेंचुरी और अर्ली 19 सेंचुरी में पुट फॉरवर्ड करा गया था बाय सम डैनिश स्कॉलर्स। और वो डैनिश स्कॉलर्स के नाम है पीएफ सोहम एंड क्रिश्चियन थॉमसन। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को ऐसे क्लासिफाई करा था कि पहले स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। अब ये जो थ्योरी है कि क्या हिस्ट्री को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ की एक्यूरेसी को प्रूव करा गया था बाय वेरियस एक्सकवेशंस। मतलब ये नाम ऐसे ही हवा में उड़कर नहीं आ गए, राइटर ये बोल रहे हैं। ये जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि स्टोन एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, ये टाइम टू टाइम हमें अलग अलग जगह पर इसके एक्सकवेटेड मटेरियल्स मिले हैं। और ये एक्सकवेशंस कंडक्ट करी गई थी बाय अनदर डैनिश स्कॉलर जिनका नाम था जैकोब वॉर्साय। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है कि हम स्टोन एज को पहले तो एक ही तरीके से देखते थे, लेकिन बाद में कुछ स्कॉलर्स ने स्टोन एज के भी अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन को देखा। इसके अंदर भी हमें बड़े सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि स्टोन एज कुछ एक प्रकार की एज नहीं है। यहाँ पर जो स्टोन टूल्स इंसानों के द्वारा बनाए गए थे, उनकी नक्काशी के अंदर भी फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो 1863 में क्या होता है, एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है जॉन लुबोक। ये स्टोन एज को डिवाइड करते हैं शुरू में 2 पार्ट्स में। जैसे अभी तो आप जानते हो कि स्टोन एज जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। लेकिन जॉन लुबोक शुरू में इसको डिवाइड करते हैं इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, पेलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। मीजोलिथिक एज वाला कोई नाम नहीं था। कुछ सालों के बाद एक पर्सन होते हैं जिनका नाम था एडवर्ड लाटेड। इन्होंने बोला कि पेलियोलिथिक एज के अंदर मानव इतिहास जो जुड़ा हुआ है उसकी मेजर हिस्ट्री कवर होती है। और पेलियोलिथिक एज को इन्होंने फर्दर डिवाइड करा इनटू लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। और ये डिवीजन करी गई ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन फोना, जो कि एस्केवेट करे गए थे। और डिफरेंट टूल्स जो हमें अलग अलग प्रकार के मिले हैं, जिसको कार्बन डेटिंग मेथड से आइडेंटिफाई करा गया कि अलग अलग एज से, अलग अलग एरा से, अलग अलग वक्त और ज़माने से बिलोंग करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई ये भी करा कि इंसान जो टूल बनाते थे स्टोन एज के अंदर, वो एक ही प्रकार से नहीं बनाते थे, उसके अंदर भी अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने यूज़ कर रखी हैं विद इन द पेलियोलिथिक एज। यानी कि पेलियोलिथिक एज के अंदर भी अगर हम बोलें, स्टोन टूल मेकिंग जो ट्रेडिशंस थे वो एक प्रकार से फॉलो नहीं होते हैं। इंसान किसी अलग ज़माने में विद इन द पेलियोलिथिक एज किसी अलग प्रकार से टूल बनाते थे,
फिर पेलियोलिथिक एज के दायरे के अंदर ही अगर हम बात करें तो इंसान ने टूल मेकिंग के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी, अपना जो टेक्निक था उसको अपनी टेक्निक्स को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि विद इन द स्टोन एज इंसानों के सबसिस्टेंस पैटर्न के अंदर भी हमें चेंज देखने को मिलते हैं, यानी कि इंसान अपना गुजारा करने के लिए क्या नोमैडिक लाइफ बिता रहे थे, थोड़ा बहुत क्या उन्होंने एग्रीकल्चर आगे चलकर जो है वो स्टार्ट कर लिया था क्या। अभी हम यहाँ पर पेलियोलिथिक एज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रॉडली स्टोन एज की बात कर रहे हैं। और स्टोन एज के अंदर आपको भूलना नहीं चाहिए कि न्यूलिथिक एज भी आती है, और न्यूलिथिक एज के साथ ही एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी शुरू होती है। तो सबसिस्टेंस पैटर्न के अंदर इंसान अपना गुजारा करने के लिए कैसे कैसे टूल्स को बनाते थे, और आगे चलकर पहले वो हंटर गैदरर्स थे और उसके आगे चलकर वो एग्रीकल्चरिस्ट कैसे बने। तो फिर ये जो टर्म है जिसको आप जानते हो, शुरू में तो जैसा कि मैंने आपको बताया पेलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज ही मेजर क्लासिफिकेशंस थी। आगे चलकर एक टर्म इजाद होता है जिसको हम कहते हैं मीजोलिथिक एज। ये स्कॉलर्स के द्वारा सजेस्ट करा गया एक रीसेंट टर्म है। तो इसके बेसिस पर अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इंडियन स्टोन एज कैसे डिवाइड होती है, तो हमारे सामने 3 नाम आते हैं कि इंडियन स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। यहाँ पर न्यूलिथिक के अंदर और पेलियोलिथिक के अंदर मेजर डिफरेंस क्या था। यहाँ पर जो टूल्स यूज होते थे पेलियोलिथिक एज के अंदर, देवर रग्ड स्टोन टूल्स, मतलब ऊबड़ खाबड़ टूल्स हैं, इंसान कैसे भी करके उनको यूज़ कर रहा है, कोई अच्छी प्रॉपर शेप नहीं है। मेसोलिथिक के अंदर क्या था, साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया और टूल्स जो थे वो जिस तरह की एक्टिविटी होती थी उस प्रकार के टूल्स इंसान यूज़ करने लगे अपनी सहूलियत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर माइक्रोलिथ्स भी आते हैं। माइक्रोलिथ्स यानी कि बहुत छोटे साइज़ के, माइक्रो साइज़ के जो टूल्स थे वो भी ईजाद होते हैं। और न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन मेजर जो चीज़ आप जानते हो डैट इज जो टूल्स थे देवर पॉलिश टूल्स। इंसान प्रॉपर तरीके से उनको शेप देने लगे और जो टूल्स यूज़ करे जाते थे इंसानों के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे थे, देवर पॉलिश टूल्स। तो इंडियन स्टोन एज इन 3 मेजर एक तरीके से कैटेगरीज में क्लासिफाई करी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, किस तरीके के और कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों ने स्टोन टूल्स बनाए, और सबसिस्टेंस बेस क्या था इंसानों का, क्या वो घुमंतु थे अभी भी, क्या वो नोमैटिक लाइफ बिता रहे थे या फिर एक जगह पर सेटल हो गए थे। पेलियोलिथिक एज को फर्दर डिवाइड करा जाता है 3 कैटेगरी के अंदर, एज लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। यहाँ पर भी स्टोन टूल्स के बेसिस पर, जियोलॉजिकल एज के बेसिस पर, टाइप और टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स के बेसिस पर पेलियोलिथिक एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अगर एक जर्नल टाइम रेंज की बात करें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में, तो आर्कियोलॉजिस्ट का बोलना है ये जो लोअर पेलियोलिथिक एज है इसका टाइमलाइन चलता है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 1 लाख ईयर्स अगो। वहीं पर अगर हम दोस्तों बात करें मिडल पेलियोलिथिक एज की, तो मिडिल पेलियोलिथिक एज का जो दायरा है इट गोज फ्रॉम 1 लाख ईयर्स टू 40,000 ईयर्स अगो। और अगर हम बात करें अपर पेलियोलिथिक एज की, तो अपर पेलियोलिथिक एज का जो वक्त है इट इज़ फ्रॉम 40,000 टू 10,000 ईयर्स अगो। तो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्केल पेलियोलिथिक एज को, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल एंड अपर। लेकिन यहाँ पर भी कुछ डेट्स की वेरिएशंस हमें देखने को मिल जाती है अलग अलग साइट्स पर, इसलिए यहाँ पर हम जो है एक ब्रॉडर कैटेगराइजेशन में इसको क्लासीफाई करते हैं। टाइम रेंज हम स्पेसिफिक यहाँ पर बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री की जुड़ी हुई बात है। अगर हम स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो पेलियोलिथिक कल्चर जो हैं, फिर चाहे आप उसमें लोअर पेलियोलिथिक के बारे में बात करो, मिडिल पेलियोलिथिक के बारे में या अपर पेलियोलिथिक के बारे में, पेलियोलिथिक कल्चर जो है दे बिलोंग टू प्लीस्टोसीन एरा, आइस एज से बिलोंग करते हैं। जबकि जो मीजोलिथिक और जो न्यूलिथिक कल्चर हैं दे बिलोंग टू होलोसीन एरा। और ये वाली इन्फॉर्मेशन को आप पूनमदलाल दहिया की बुक से आसानी से जानते हो। अगर आप इस टेबल की तरफ देखो तो यहाँ पर आपको जो टर्म्स हैं, जो स्टोन एज की जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। तो अगर हम इनकी एजेस की बात करें तो लोअर पेलियोलिथिक जो है वो लोअर प्लीस्टोसीन एरा से बिलोंग करता है। और यहाँ पर किस किस प्रकार के टूल्स मिलते थे, पेबल्स और कुछ कोर टूल्स मिलते थे जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपिंग टूल्स।
इंसान का मेन सब्सिस्टेंस बेस क्या था? इंसान अपना जीवन का गुजारा कैसे करते थे? जीवन को चलाने के लिए दे यूज टू प्रेफर हंटिंग एंड गैदरिंग। मिडिल पेलियोलिथिक में क्या होता है? दिस बिलोंग्स टू मिडिल प्लीस्टोसीन जियोलॉजिकल स्केल। यहाँ पर फ्लेक टूल्स यूज़ करे जाते थे। जैसे एक पत्थर है, उसको जब आप तोड़ रहे हो, काट रहे हो, तो साइड में ये जो छोटे छोटे पत्थर जो गिरेंगे वो फ्लेक टूल्स होते थे। और इनको प्रिपेयर करा जाता था यूजिंग कोड टेक्निक सच एज लिवॉयलिस टेक्निक। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और यहाँ पर इंसान का मेन सब्सिस्टेंस बेस था हंटिंग एंड गैदरिंग। फिर अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर जो जियोलॉजिकल स्केल है डैट इज ऑफ अपर प्लीस्टोसीन, यानी कि यहाँ पर आइस एज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। ब्लेड स्टोन टूल्स यहाँ पर यूज करे जाते थे विच वर मेड ऑन फ्लेक्स। एग्जाम्पल पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ऐसी एक पत्थर की नकाशी जहाँ पर दोनों साइड उसकी पैनी है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ये शार्प है। और ब्यूरेंस यूज करे जाते थे। इंसान का मेन सब्सिस्टेंस बेस अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही चल रहा था। मीजोलिथिक एज के अंदर इसकी जो जियोलॉजिकल स्केल है इट बिलोंग्स टू होलोसीन एरा। यहाँ पर इंसानों ने टूल्स का साइज थोड़ा सा छोटा करा और उन छोटे साइज के टूल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स। इंसान का मेन सब्सिस्टेंस बेस यहाँ पर था हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, और कुछ हमें इंस्टेंसेस यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन के, जानवरों के पशुपालन के भी कुछ जगहों पर, गिनी चुनी जगहों पर देखने को हमें मिलते हैं। और फिर स्टोन एज में लास्ट क्लासिफिकेशन आती है न्यूलिथिक एज की। इट बिलोंग्स टू होलोसीन एरा। जब गर्मी आ गई थी, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया था इस टाइम पर, और ग्रासलैंड्स वगैरह डेवलप होने लग गए थे। तो यहाँ पर इंसान यूज़ करते थे ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंड एक्सेस, जिसको सेल्ट कहा जाता है। और इंसान यहाँ पर अब खेती बाड़ी करने लग गए थे, उनको टेक्निक पता लग गई थी कि अपना खाना कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम फूड क्रॉप्स वगैरह कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इंसान एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करते थे। तो इस टेबल से आपको ये जानने को मिला कि बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं अलग अलग फेजेस के स्टोन एज के, और यहाँ पर हम कैसे स्टोन एज को सिंप्लीफाई करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन जनरली टूल्स के बेसिस पर करी जा रही है। जो अलग अलग तरीके के जो टूल्स यूज करे जाते थे इंसानों के द्वारा, जिसको स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई करा गया है, स्कॉलर्स के द्वारा आइडेंटिफाई करा गया है। और उसी आइडेंटिफिकेशन में हमें एक इंसानों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो एक बहुत ही ज़्यादा लंबा इतिहास है और जो कॉम्प्लेक्स इतिहास है वो हमें जानने को मिलता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर टाइम रेंज की बात करें तो ये टाइम रेंज काफ़ी बड़ी बड़ी है। इन टाइम रेंजों के बीच में भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई होंगी, जो इंसान यूज़ कर रहे होंगे या जैसे वो अपना जीवन चला रहे होंगे। फर्दर हिस्टोरियंस के बीच में कॉन्टिन्यूस डिबेट हमें देखने को मिलती है कि ये प्री हिस्टोरिक लोग जो हैं, जैसे जैसे वो अपना जीवन आगे बढ़ाते रहे, जनरेशन बाय जनरेशन उनकी आगे बढ़ती रही, तो उनके अंदर किस प्रकार के बिहेवियरल चेंजेस आए। अब ये बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि पहले वो घुमंतु थे, नोमैडिक जिंदगी से होते हुए वो कैसे एक जगह पर सेटल हुए, हाउ दे सेटल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और कैसे फिर इंसानों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करा। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये एक प्रकार से बिहेवियरल चेंजेस हैं। अब कुछ सवाल उठते हैं इससे जुड़े हुए कि लोगों ने ऐसा क्यों डिसाइड करा कि वो अपना मोड ऑफ सब्सिस्टेंस चेंज करेंगे, हंटिंग गैदरिंग से होते हुए वो एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। एनवायरमेंटल चेंजेस का इम्पैक्ट क्या था लोगों की ज़िंदगी पर, क्या जो चेंजेस थे इन स्टोन टूल फॉर्म्स और टेक्निक्स, क्या वो इसलिए आए थे नई नई पॉपुलेशन जो है एक जगह पर आकर सेटल होने लग गई थी, या फिर लोकल लोगों ने ही इनोवेशन करा था, या फिर नए लोग भी आ रहे थे और लोकल लोग भी इनोवेशन कर रहे थे, नए लोग भी अपना दिमाग लेकर एक जगह पर आ रहे थे। तो यहाँ पर बड़े सारे सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर राइटर आपसे ये बोल रहे हैं आगे चलकर, एक्सेप्ट फॉर डिवाइडिंग द लाइन ऑफ होलोसीन, जैसे हम प्लीस्टोसीन से होलोसीन एरा की तरफ आने की बात करते हैं, जब ये स्टोन एज के अंदर, जैसे अगर आप देखो पेलियोलिथिक से होते हुए ये जो लोअर मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक है, दीज ऑल थ्री बिलोंग्स टू प्लीस्टोसीन एरा, लेकिन मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक बिलोंग्स टू होलोसीन एरा। तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है कि अर्थ पर टेम्परेचर ठंडा सा गर्म हो गया था, तो इसके बेसिस पर स्टोन एज कल्चर जो है हमें पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक यूनिलीनियर फैशन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। कि आप ये सोचो कि मतलब ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का हमें एक तरीके से जो उन्होंने जो स्टडी कर रखी है, जो मटेरियल्स टूल्स उन्होंने जो एक्सकवेट कर रखे हैं, उसके बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्लाइमेटिक चेंज आया था, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए थे, इसका
इम्पैक्ट पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर सेम तरीके से था। कुछ रीजनल वेरिएशंस भी यहाँ पर थी कि किस किस तरीके के जो टूल्स हैं उनके अंदर फीचर्स क्या क्या थे जो इंसान यूज़ करते थे, और डेट्स को लेकर तो डिबेट जो है वो हमेशा चलती ही रहती है। जो टिपिकल इंडियन टूल टाइप्स हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये पेबल्स हो गए और फ्लेक टूल्स हो गए, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स हो गई, और बहुत सारे अनगिनत टूल्स आपने पूनमदल दही और एनसीईआरटी वगैरह से जाने हुए हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले जो लोग थे उनका एक लगाव था एक पर्टिकुलर टूल से। अब ये लगाव कुछ ऐसा नहीं था कि उनको कुछ टूल्स ही हमेशा पसंद ही आते होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनका जो सब्सिस्टेंस बेस है, जैसा जीवन को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करने के लिए जिन भी टूल्स का सहारा उनको लेना पड़ता था, उस तरीके के टूल्स उस एरिया के अंदर ईजाद होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और टूल्स के अंदर जब अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग एरियाज़ में हमें अलग अलग टूल्स देखने को मिलते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी थी टूल्स मेकिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। जैसे ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि पेलियोलिथिक एज को अगर आप देखना चाहो, उसको स्टडी करना चाहो, तो हर जगह पर सिमिलर तरीके के टूल्स ही आपको मिलते थे। कभी कभार टूल्स के अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज़ करी जाती थी, कभी कभार विद इन द सेम एज टूल्स आपको थोड़ी सी कम टेक्नोलॉजिकल लेवल के भी देखने को मिलते थे। ठीक है, ऐसा अलग अलग साइट्स पर देखा गया है, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा और हिस्टोरियंस के द्वारा ये एनालिसिस करी गई है। एक पर्टिकुलर फेज के जो टूल्स थे वो हो सकता है कि दूसरी पर्टिकुलर साइट पर एब्सेंट हो। फॉर एग्जांपल सेल्ट्स जो हैं वो न्यूलिथिक एज के साथ एसोसिएटेड है। सेल्ट्स क्या है? ये ग्राउंड और पॉलिश हैंड एक्सेस, जो पॉलिश टूल्स न्यूलिथिक एज के अंदर बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन दे आर नोन टू अकर एज लेट एज द हिस्टोरिक पीरियड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर भले ही न्यूलिथिक एज का ज़माना चल रहा था, लेकिन सेल्ट्स वहाँ पर इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, वो बाद में आए हैं। सिमिलरली अगर हम सब्सिस्टेंस बेस की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए, हंटिंग और गैदरिंग जो है ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी जब इंसानों ने प्लांट को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा और जानवरों का पशुपालन करना शुरू करा। हंटिंग एंड गैदरिंग उसके साथ पैरेलली चल रही थी। बड़ी सारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी वो हंटिंग को प्रैक्टिस करते थे और जंगलों से अलग अलग तरीके के जो चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करते थे, जानवरों को मारते थे। ठीक है, और जानवरों के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते थे ताकि जो उनके लिए फूड की तरह सर्व कर सके। अब ये जो सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ जो थी जिसको हम फॉरेजिंग कहते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज भी प्रेजेंट है। यानी कि पास्ट का जो इम्पैक्ट है, पास्ट का जो ट्रेंड है, वो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर राइटर फिर आपको ये बोल रहे हैं कि इट इज ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स को अगर एस्कवेट करके आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला हुआ है खुदाई करके किसी पर्टिकुलर साइट से, तो उसको आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना थोड़ा सा ईजी है, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक कम्युनिटी अपना फूड, मतलब लोग जो थे पुराने ज़माने के अंदर वो अपना फूड कैसे ग्रो करते थे, क्या उनकी प्रेफरेंस थी ज़्यादातर टूवर्ड्स प्लांट डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, या फिर बोथ। और कभी कभार हमारे सामने यानी कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक चुनौती ये भी आती है कि उनके पास डेटा बहुत इनसफिशिएंट होता है कि वो एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें, और जब वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो एक ऑनगोइंग डिबेट भी चलती रहती है। और एक इशू आता है ओवरलैपिंग का इशू, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर कि जब इंसानों ने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, तो पास्ट का हंटिंग गैदरिंग का जो ट्रेंड है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ ओवरलैप भी करता था। ऑल्दो देयर आर सम प्योर न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया। प्योर न्यूलिथिक साइट्स का मतलब ये कि जैसा न्यूलिथिक कल्चर के साथ जो भी एसोसिएटेड प्रैक्टिस हैं कि पॉलिश टूल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ये एनिमल रेयरिंग, प्लांट डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, और पास्ट के ट्रेंड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, उसको हम प्योर न्यूलिथिक साइट बोल रहे हैं। यानी कि न्यूलिथिक साइट की जो पहचान है कि इंसानों ने पॉलिश टूल्स जो हैं वो ईजाद करना शुरू कर दिए थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये जो है इसके साथ और कोई अन्य एक्टिविटीज़ जो कि पास्ट में पेलियोलिथिक और म्यूजियोलिथिक एज के ज़माने से खिंचती हुई चली आ रही है, न्यूलिथिक एज में ऐसा नहीं था, सिर्फ न्यूलिथिक एज के फीचर्स ही थे, उसको हम प्योर न्यूलिथिक साइट बोलते हैं। तो ऐसी कुछ प्योर न्यूलिथिक साइट्स हमें मिल रखी हैं, लेकिन अर्ली एग्रीकल्चर साइट जो है उसके अंदर हमें एक इंटरमिक्सचर देखने को मिलता है कि न्यूलिथिक एज के साथ हमें कुछ कॉपर और कॉपर एलॉयड ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कॉपर एलॉयड ऑब्जेक्ट्स किसको कहा जा रहा है? जहां पर आप कॉपर के साथ कुछ चीज़ें मिक्स कर दो। जैसे आईवीसी की पहचान क्या है?
कॉपर में अगर आप टिन मिक्स कर दो तो वो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज। इसलिए हम आईबीसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स भी हमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा के अंदर यहाँ पर मिल रखे हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक नाम आ रहा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी हम डिस्कस करेंगे। मिडिल पेलियोलिथिक एज के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्लेक टूल्स यूज़ होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्थर को अगर आप किसी दूसरे पत्थर से तोड़ने की कोशिश करोगे तो साइड में जो चीज़ें गिरती हैं, छोटे छोटे पत्थर, इसको आप फ्लेक्स कहते हैं। इंक्लूडिंग दोज मेड बाय प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक सच एज लेवलॉइज टेक्निक। तो ये लेवलॉइज टेक्निक क्या है, ये भी फ्लेकिंग टेक्निक ही होती है। यहाँ पर आप देखो, ये लेवलाइज टेक्निक एक प्री हिस्टोरिक स्टोन नैपिंग मेथड है, यानी कि आप एक पत्थर के माध्यम से दूसरे पत्थर को एक शेप देने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर एक स्टोन का कोर जो है या फिर एक स्टोन टूल है वो प्रिपेयर करा जाता था फ्लेक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिनका एक स्पेसिफिक शेप और साइज होता था। ये टेक्निक, मतलब ये नाम दिया जाता है लेवलाइज टेक्निक, क्योंकि एक ये स्पेशल टेक्निक है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेक्निक आइडेंटिफाई हो सकी है ओनली इन द मिडल पेलियोलिथिक एज, जिसका ट्रेंड फिर आगे की एजेस में भी फॉलो होता है। इंसानों ने यहाँ पर क्या करा कि मिडल पेलियोलिथिक एज में एक पत्थर लिया, उसके साथ एक दूसरा पत्थर लिया, तो जिस पत्थर को शेप देनी है दूसरे पत्थर के माध्यम से उसको वो शेप दी जाती थी। और साइड में ये जो पत्थर, जैसे ये प्रॉपर एक पत्थर है लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर नहीं है, यहाँ पर इसको यहाँ से तोड़ दिया गया, यहाँ से तोड़ दिया गया, यहाँ से तोड़ दिया गया, तो साइड में जो उसके ये जो टुकड़े गिरते हैं इसको फ्लेक्स कहते हैं। तो एक सोफिस्टिकेटेड मेथड था जिसमें इंसानों का पहली बार एक नया फॉर्म ऑफ बिहेवियर, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स और उसी के साथ उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो देखी गई यहाँ पर। और वो इस तरीके के जो टूल्स हैं वो बनाते थे इससे। जैसे एक ये पत्थर है, दूसरे पत्थर को यूज़ करके आपने इसको आगे से भी पीछे से भी चटकाया और ऐसी कोई शेप देने की कोशिश करी कि ये साइड से या तो पैना हो जाए या फिर ये फ्लैट हो जाए। जैसे आप इसको देखो, ये यहाँ पर साइड के पत्थर को किसी चीज़ से काटा गया है, तोड़ा गया है, ये वाला पत्थर ओरिजिनली ऐसा नहीं मिल सकता। तो ये जो फ्लेकिंग की जो टेक्निक है, इस तरीके के पत्थर, इसी को यहाँ पर लेवलाइज टेक्निक कहा जा रहा है। इंसान इसको अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो यूज़ करते होंगे, लाइक डिगिंग एंड स्किनिंग, एनिमल्स की खाल वगैरह उतारना या किसी चीज़ को छीलने के लिए बड़े सारे जो चीज़ें हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ओरिजिनली 100% इंसानों का मकसद क्या था इन पत्थर को ऐसे ईजाद करने के लिए, वो तो इतिहास के पन्नों में वो इन्फॉर्मेशन खो रखी है, क्योंकि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं which are associated with the study of Stone Age eras and Stone Age techniques। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे पेलियोलिथिक एज के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।